Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will start the chapter 6 of geography, that is the manufacturing industries. I welcome you back first of all, and let's start the topic. On the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. हरीश नाम का एक बच्चा है। दिवाली का ओकेजन पर वो अपने पेरेंट्स के साथ बाजार जा रहा है। आप जैसे दिवाली आने वाली है तो आप भी अपने पेरेंट्स के साथ बाज़ार जाएंगे, कुछ सामान खरीद कर लाएंगे। ठीक ऐसे ही ये हरीश नाम का बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली के ओकेजन पर मार्केट जाता है। दे परचेज शूज एंड क्लोथ्स फॉर हिम। उसके माता पिता उसके लिए शूज जूते खरीदते हैं और कपड़े खरीदते हैं। हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स शुगर टी एंड दियाज अर्दन लैम्प्स। और उसकी माता जो है वो घर के लिए बर्तन, चीनी, चाय और मिट्टी के दिए भी खरीदती है। हरीश observed that the shops in the market were flooded with the items for sale. थोड़े ही दिन में आप भी देख पाएंगे, जैसे कि हरीश देख रहा है कि पूरा बाजार सामान से भरा हुआ है, flooded है। He wondered how so many items could be made in such large number of quantities. वो हैरान होता है कि इतनी बड़ी संख्या में इतना सामान कैसे तैयार हो गया। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. उसके पिताजी उसे बताते हैं कि चाहे जूते हों और चाहे कपड़े और चीनी, ये सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनों की मदद से तैयार किए जाते हैं। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, और बर्तन भी छोटी इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। वाइल आइटम्स लाइक दियाज आर मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिजन्स इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। और जो मिट्टी के दिए हैं वो जो लघु उद्योग के या फिर जो कुटीर उद्योग में जो लोग होते हैं, वो कलाकार, हस्त कलाकार लोग, वो अपने घर पर बैठकर इन दियों को तैयार करते हैं। डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज? क्या आप सबको इन इंडस्ट्रीज के बारे में पता है? पता तो होगा ऑब्वियसली आपने इन सामान को देखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ तैयार होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, सामान का बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सामान तैयार करना, कच्चे माल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में बड़े लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है या कोई सामान तैयार किया जाता है, उस सामान बनाने की प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी लार्ज एक क्वांटिटी में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को अंडरलाइन करना है मैन्युफैक्चरिंग वाली को, ताकि आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो सके। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite? क्या आपको पता है कि पेपर जो है वो लकड़ी से तैयार किया जाता है और चीनी जो है गन्ने से तैयार होती है, और आयरन और स्टील, लोहा और इस्पात, ये लोहों के अयस्क से तैयार किया जाता है, और एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट नाम के मिनरल से निकाला जाता है या बनाया जाता है। Do you also know some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? क्या आपको ये भी पता है कि कई प्रकार के जो कपड़े तैयार होते हैं धागों से, ये धागे भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। यानी यार्न भी इंडस्ट्रीज में तैयार किया गया एक प्रोडक्ट है, धागा भी इंडस्ट्रीज में तैयार होता है। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं, वो प्राइमरी मटेरियल को, यानी प्राइमरी सेक्टर से आने वाले सामान से फिनिश गुड्स तैयार करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू। यानी कोई भी मटेरियल जो रॉ मटेरियल के रूप में हमें मिला प्राइमरी सेक्टर से, उसको हमने फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट किया, और मैन्युफैक्चरिंग की इसमें जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ही इसको तैयार किया जाता है, यानी इंडस्ट्रीज में मशीनों की मदद से। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज कार
breweries, textile industry, bakeries etc. fall into this category. अब आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जिसे हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स इसमें लगे हुए होते हैं, चाहे वो स्टील फैक्ट्री में लगे हों या फिर कार फैक्ट्री में हों या फिर शराब बनाने के कारखाने में लगे हों या फिर कपड़ा उद्योग में लगे हों या फिर कुकीज़ बनाने वाली बेकरीज में लगे हुए हों, वो सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के वर्कर्स कहलाते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग सेवाओं को प्रदान करने में भी लगे हुए होते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। इस चैप्टर में हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जिन इंडस्ट्रीज में क्रिएट होती है या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बारे में ही इस पूरी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश का आर्थिक जो मजबूती है वो तभी आ पाती है जब वहाँ पर सामान बनाने वाले कारखाने विकसित हों, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेल डेवलप्ड हों। तो पहला एक और क्वेश्चन 1 मार्क का और आया है कि किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर बेस्ड होती है, वो होती है उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है मेजर जो एक बहुत ही 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे साइड बाय साइड, और चैप्टर तो हमने पढ़ना ही है। इस चैप्टर में देखिए आप इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली। अगर हम बात करें किसी भी देश में जो विनिर्माण उद्योग होता है यानी फैक्ट्रियां और कारखाने होते हैं, वो उस देश की आर्थिक सामान्य रूप से उसके सारे विकास से जुड़ा हुआ है और आर्थिक विकास से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। यानी जिस देश में ज़्यादा फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज होती हैं वो उस देश की बैकबोन कहलाती हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी कहलाती हैं। क्यों? जैसे हमारा शरीर बैकबोन के बिना स्टैंड नहीं कर सकता, हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड होती है, ठीक ऐसे ही किसी भी देश में इंडस्ट्रीज भी बैकबोन का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ये जो विनिर्माण उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये कृषि को ना केवल मॉडर्नाइज करती हैं, उसे आधुनिक बनाती हैं, उसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करवाती हैं जिसकी हेल्प से आगे चलकर वो अपनी प्रोग्रेस करता है प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन जो इस पर डिपेंड करती है, उसको ये जो है एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज की एक फैसिलिटी देता है जिससे कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाकर वो अपना काम ढूंढते हैं और प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंसी कम होती चली जाती है, यानी उस पर बोझ कम होने लगता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास होता है यानी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, तो इससे क्या होता है, देश के अंदर रोजगार जो बेरोजगारी का आलम है वो ख़त्म होता है और साथ ही साथ देश की गरीबी भी दूर होने लगती है। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। यही मुख्य कारण है कि भारत देश के अंदर जो जॉइंट सेक्टर के प्रयास किए गए हैं, यानी जॉइंट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री लगाई गई हैं, उनके पीछे भी यही मुख्य एक कार्य प्रणाली बनी हुई है, एक विचारधारा बनी हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए जिससे कि देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके।
It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. और यही कारण है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं या आदिवासी इलाकों में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती है ताकि इन जो ट्राइबल पीपल हैं और जो विलेजर्स हैं या बैकवर्डेड एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो बनी हुई हैं, कोई राज्य ज़्यादा अमीर है समृद्ध है तो कोई गरीब है, वो कम किया जा सके। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार होगा तो इस सामान से व्यापार और वाणिज्य भी उस देश का विकसित होगा, यानी उस सामान को इंटरनल मार्केट के साथ साथ हम बाहरी देशों में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज हम गेट कर पाएंगे, मतलब विदेशी मुद्रा हमारे देश को प्राप्त होगी जब हम बाहर सामान बेचेंगे। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Countries that transform their raw materials into wide variety of furnished goods of a higher value are prosperous। आप देखिए वो सारे देश जो रॉ मटेरियल से वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स यानी बहुत ही कीमती सामान तैयार कर पाते हैं, दूसरी चीज़ों में उसको बदल पाते हैं, वो देश सारे क्या हैं? प्रोस्पेरस हैं, यानी समृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। भारत की समृद्धि भी बहुत हद तक किस पर डिपेंड कर रही है कि जितना जल्दी हो सके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना केवल अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं बल्कि विविधता वाला सामान इस प्रकार से बनाएं, इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट तैयार करें कि जिससे कि भारत भी उस जो है सपने को साकार कर सके या देश का विकास हो सके। यानी हमें ना केवल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं बल्कि इस टाइप के बनाने हैं कि जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हों जिसे लेने के लिए कस्टमर तैयार रहे। ठीक है, तो अब ये तो थी इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपका है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो गो हैंड इन हैंड, ये एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के विकास का कारण बनते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हम? प्रूव करना है इस चीज़ को, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये कृषि और उद्योग एक दूसरे से अछूते नहीं हैं, ये एक दूसरे से दूर नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलते हैं। फॉर इंस्टांस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पादों पर आधारित जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने भारत में कृषि के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया है, यानी कृषि में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल तैयार कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा मटेरियल अच्छे दामों में बिकेगा और ये इंडस्ट्रीज इसको परचेज करेंगी, तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रोथ हो रही है। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps। अभी क्या करते हैं कि जितना भी रॉ मटेरियल के एग्रीकल्चर से आता है उसको ये खरीद लेती हैं, यानी उस पर डिपेंड रहती हैं। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल परचेज करती हैं और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अपने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। जो फैसिलिटीज़ जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में वो हैं, जैसे इरिगेशन के पंप हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं। इन सभी चीज़ों को क्रिएट कहाँ किया जा रहा है? इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जा रहा है। ये इंटरडिपेंडेंसी दिखाई जा रही है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को क्या दे रहा है और दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र से क्या ले रहा है। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है और ये नए नए जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ का कारण बनती हैं। 10 डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग। देखिए, इस प्रकार आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा विकास हो रहा है और जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक कंपटीशन की जो फीलिंग आ रही है, यानी एक दूसरे के साथ वो ना केवल अपना विकास कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कि किसान लोग हैं उनको भी अपने
जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प मिल रही है, बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट। इससे प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन गया है, यानी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश फार्मर्स करते हैं। In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. आज के दौर में, आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में, आज के इस वैश्वीकरण के युग में जब पूरा संसार एक छोटा सा गांव बन चुका है, ऐसे में हमारी इंडस्ट्रीज को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और प्रतियोगिता वाले सामान को बनाने की। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ, के सिर्फ अपनी संतुष्टि कर लेना ही काफ़ी नहीं है, मीन्स अपने देश के लिए प्रोडक्शन कर लेना ही काफ़ी नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमें क्या करना चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज में ऐसे मटेरियल, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल के हों और जो क्वालिटी वाइज इतने अच्छे हों कि हम दूसरे देशों को भी कंपटीशन दे सकें। तो इस चीज़ की आज हमें ज़रूरत है। ओनली देन, केवल तभी वी विल बी एबल टू कम्पीट टू द इंटरनेशनल मार्केट, और तो सिर्फ तभी ही अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, हम जो क्वालिटी वाइज जो हमारा एक स्टैंडर्ड है वो बना होगा, हम कंपटीशन किसी को दे पाएंगे, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे और अपना लेवल एक स्टैंडर्ड बना पाएंगे। ठीक है, तो अब ये था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक साथ कैसे चलती हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। हमारे उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों के दौरान, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज stagnated at 17% of GDP out of total of 27% of the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas। हमारे पिछले 2 दशकों के दौरान हम देख रहे हैं कि हमारा जो विनिर्माण उद्योग है ये 17% GDP में अपना रोल लेकर एक ही पोजीशन में खड़ा है, यानी इसका जो है ग्रोथ इतनी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि 27% जो टोटल इंडस्ट्री का जो शेयर होता है उसमें से 10% तो माइनिंग और क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के नाम चला जाता है, और बाकी जो 17% है, बाकी जो दूसरे विनिर्माण उद्योग हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका शेयर होता है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। ये बहुत कम है उन देशों के मुकाबले में जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, उनके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। वेयर इट इज़ 25 to 35%, जहाँ की ये 25 से 35% के बीच रहता है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ रेट है लास्ट डिकेड से अभी ये 7% पर एनम के अराउंड है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले अगले दशक में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 12% हो जाएगी, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। हालांकि 2003 से हमारे मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ रेट है वो 9 से 10% पर एनम एक सेट की गई है। with appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से नीति निर्माण करवाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जो नए नए कदम उठाए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट देने के लिए नए नए कोशिशें की जा रही हैं इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन एक्टिविटी को एफिशिएंट बनाने के लिए। और जो इकोनॉमिक्स हैं यानी हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो भी घोषणाएं करते रहते हैं या भविष्यवाणी करते रहते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो अगले दशक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अपने एक बड़े
लेवल के टारगेट को क्रॉस कर लेगा या उसे अचीव कर लेगा। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय विनिर्माण एक प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत में इंडस्ट्रीज को कैसे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और उनका जो क्वालिटी एक जो प्रोडक्ट है उनसे क्रिएट करवाए जाएं, जिससे कि हम एक इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक जगह बना पाएँ। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये था आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो औद्योगिक स्थितियां होती हैं, यानी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो स्थान होता है वो वैसे तो देखा जाए तो एक पेचीदा कार्य होता है कि कहाँ हम लैंड लें और वहाँ पर इंडस्ट्री शुरू करें। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इस पर असर पड़ता है इस चीज़ का कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगा, कैपिटल पूंजी पैसा कहाँ से आएगा, पावर एंड मार्केट पास में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को ध्यान में रखा जाता है। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। बड़ा ही मुश्किल काम है ये चीज़ देखना कि एक ही जगह पर ये सारे फैक्टर्स मौजूद हों। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट। और ज़्यादातर साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसको लोकेट करने से पहले एक ऐसे सही स्थान की तलाश की जाए जहां इंडस्ट्रियल लोकेशन के सारे फैक्टर या तो पहले से ही मौजूद हों या फिर उसे बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जा सके। ऐसी लोकेशन देखी जाती है किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, जब वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो अर्बेनाइजेशन फॉलोज, यानी शहरी व्यवस्था भी वहाँ पर शुरू हो जाती है। जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ धीरे धीरे वहाँ शहर बसने लगता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। आमतौर पर यह देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो शहरों के आसपास या शहरों के अंदर बनाई जाती हैं। थस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। अब एक और क्वेश्चन आया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो और अर्बेनाइजेशन है, यानी उद्योगीकरण और शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, इसके कारण बताइए। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स, क्योंकि सिटीज़ के अंदर बाजार उपलब्ध होता है। ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंस एडवाइस। और यहाँ पर सारी वो सुख सुविधाएं जो एक इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी सुविधाएं शहरों में पाई जाती हैं, चाहे वो बैंकिंग व्यवस्था हो या बीमे की व्यवस्था हो या फिर यातायात के साधन हो या फिर श्रम प्रदान करने वाले लेबर का काम हो या फिर सलाह देने वाले हों या वित्तीय सलाह देने वाले लोग हों। सारे के सारे इंडस्ट्रीज के ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो शहरों में मिलते हैं। इसलिए अर्बेनाइजेशन और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक लिंक है, एक डीप एक रिलेशनशिप है। अगर ये शहर नहीं होंगे तो ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप होंगी। Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economy। ज़्यादातर शहरी व्यवस्थाओं के अंदर देखा जाता है कि एक के बाद एक कई जो है इंडस्ट्रीज एक स्थान पर शहरों में शुरू हो जाती हैं। ऐसी जो व्यवस्था होती है शहरों की उसको हम एग्लोमेरेशन या मिश्रित या समूह वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इंडस्ट्री वहाँ पे से पहले से है और उसको सारे फैक्टर्स जो एक इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए चाहिए थे वो सब मिल रहे हैं। ऐसे में दूसरी इंडस्ट्रीज भी वहीं पर धीरे धीरे स्थापित होने लगती हैं क्योंकि उनको भी वही फैक्टर चाहिए, वही हेल्पिंग हैंड चाहिए जो कि एक इंडस्ट्री को मिल रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करने वाली डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज में वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं और इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है वो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहलाती हैं।
ग्रेजुअली धीरे धीरे अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। क्या हो जाता है कि धीरे धीरे फिर बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी अट्रैक्ट होने लगती हैं, यानी ज़्यादातर लोग उन्हीं क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जहाँ पहले से ही कोई इंडस्ट्री चल रही है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आपने पुराने समय में भी सुना होगा जब ब्रिटिश पीरियड से पहले या आज़ादी से पहले हमारे देश में जो व्यापार के लिए वही स्थान सुनिश्चित थे जहां से ओवरसीज ट्रेड पॉसिबल था, यानी समुद्र पार करके व्यापार करना आसान होता था, जैसे कि मुंबई शहर, कोलकाता और चेन्नई शहर। ये पानी के नज़दीक है, तो ऐसी व्यवस्थाओं में यहाँ पर ज़्यादातर एक के बाद एक ये लोग अट्रैक्ट होते थे और वो अपना ट्रेड करते थे। कॉन्क्वेंसली यहाँ पर देखिए आप, दे अमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाई अ ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगा, शहरी व्यवस्थाएं स्थापित होने लगी और बड़े पैमाने पर खेती, जो कि एक रूरल एरियाज से आने वाला एक मटेरियल देती थी, यानी एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड जो गांव का अंदरूनी हिस्सा था वो इन शहरों के साथ जुड़ता चला गया। क्यों? क्योंकि शहरों में व्यापार होता है और शहर रॉ मटेरियल या लाने के लिए गांव पर निर्भर करते थे। तो ये जो हिंटरलैंड थे, रूरल हिंटरलैंड, ग्रामीण इलाकों के भीतरी हिस्से, ये सारे खेती करते थे और इनके प्रोडक्ट को यूज करते थे एज ए ट्रेड, कमर्शियल प्रोडक्ट। ये जो ट्रेडर्स थे और चेन्नई, कोलकाता, मुंबई के थ्रू वो अपना जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको कंडक्ट किया करते थे, ओवरसीज अपने ट्रेड को वो मेंटेन किए हुए थे। तो आपने देखा एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के बारे में। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टाइप से इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया जाता है या उसमें क्या क्या चीज़ें और डाली जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, आप इसको रीड कीजिएगा और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा। थैंक यू।